काली बांझ बहू और गौरी सौतन। एक समय की बात है, एक गांव में कुसुम नाम की एक लड़की रहती थी। कुसुम बचपन से ही बहुत काली थी, लेकिन वो मन की बहुत ही साफ और अच्छी थी। लेकिन उसके काले रंग की वजह से उससे कोई शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद मनमोहन नाम के एक आदमी को कुसुम बहुत पसंद आती है और वो अपने बेटे कैलाश की शादी कुसुम से करवा देता है और उसे बहू बनाकर अपने घर ले आता है। लेकिन ये बात मनमोहन की पत्नी कौशल्या को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक काली लड़की की शादी उसके गोरे चिट्टे बेटे से कैसे हो सकती है, और इसी बात को लेकर वो कुसुम को हमेशा बुरा भला कहती रहती थी। और ऐसे ही कुसुम के दिन बीत रहे होते हैं कि तभी एक दिन, अरे ओ कलमुही, कहाँ मर गई? आज नाश्ता मिलेगा कि नहीं? जी माँ जी, अभी लाई। कुसुम बेचारी जल्दी से नाश्ता लेकर कौशल्या के कमरे में जाती है तो कौशल्या उस पर गुस्से से बरस पड़ती है। अरे मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने मत आया कर। तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? अरे पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मेरे बेटे ने तुझसे शादी की थी, वरना मेरा बस चलता तो तुझ जैसी लड़की को तो मैं अपने घर की नौकरानी भी नहीं बनाती। अब यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? चल जा यहाँ से। कौशल्या की ऐसी बातें सुनकर कुसुम को बहुत दुख होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि तभी वहाँ पर उसका ससुर मनमोहन आता है और कहता है, अरे तुम क्या सुबह सुबह उस बेचारे पर चिल्ला रही हो? शांत हो जाओ। अरे घर का काम करने से क्या होगा? ये काम तो घर की नौकरानी भी करती है, लेकिन इस घर को वारिस देने का काम कब करेगी? 2 साल हो गए इसको आए हुए, लेकिन अभी तक हमारे घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी है। और तुम कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं? नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगी। उसी समय कौशल्या की एक पड़ोसन मीनाक्षी उसके घर पर मिठाई का डब्बा लेकर आती है और कहती है, अरे कौशल्या बहन, कहाँ हो तुम? अरे क्या बात है मीनाक्षी बहन, आज तुम बड़ी खुश लग रही हो, और ये मिठाई का डब्बा? अरे बहन, खुशी की बात तो है, मेरे बहू के बेटा हुआ है, इसी खुशी में ये मिठाई लेकर आई थी तुम्हारे पास। लेकिन तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? क्या बात है? अरे क्या बताऊं, यहाँ सबके घर में बच्चे की किलकारी गूंज रही है, लेकिन एक मेरा ही घर सोना पड़ा है। अरे तो तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? अपने कैलाश बेटे की दूसरी शादी करवा दो और छुटकारा पाओ इस मनहूस से। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कौशल्या के मन में कुसुम को लेकर जो नफरत थी, मीनाक्षी ने आकर उसको और भी बढ़ावा दे दिया था, और कौशल्या उसकी बात सुनकर कैलाश की दूसरी शादी करवाने के बारे में सोचती है। तो कुसुम अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप प्लीज ऐसा मत करिए, मैं एक सौतन का दर्द नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। अरे बर्दाश्त तो मैं तुझे कर रही हूँ इतने सालों से, लेकिन अब नहीं, अब मैं अपने बेटे की दूसरी शादी तो करवा कर रहूंगी। उसके बाद जब शाम को कैलाश घर पर वापस आता है तो कुसुम उससे कहती है, सुनिए, माँ जी आपकी दूसरी शादी करवाना चाहती है। मैंने उनसे कितनी विनती करी, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। अब आप ही माँ जी को समझाइए ना। अरे अब मैं क्या समझाऊं? वो इस घर की बड़ी है और उन्हें मुझसे ज्यादा समझ है, तो अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो सही ही लिया होगा। और वैसे भी तुम उन्हें इस घर का वारिस नहीं दे सकती, तो वो क्या करे? आप ऐसा बोल रही हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, और मेरे होते हुए आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? देखो, तुमसे भी मेरी शादी जबरदस्ती ही हुई थी, इसलिए मुझे भी इस रिश्ते में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो और मुझे सोने दो, समझी? इस तरह कुसुम के सामने कौशल्या कैलाश की शादी मायरा नाम की एक अमीर और घमंडी लड़की से करवा देती है। और जब वो बहू बनकर कौशल्या के घर पर आती है तो कौशल्या कहती है, देखा ना बेटा, तेरी माँ ने तेरे लिए चांद जैसी दुल्हन ढूंढी है, वरना तेरे पिता तो तेरे लिए कोयले की खदान ढूंढ कर लाए थे। अब मायरा बहू, तुम ही अपनी सास का सपना पूरा कर सकती हो, वरना इस मनहूस ने तो मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए हैं। माँ जी, अब आप चिंता मत करिए, मैं आ गई हूँ ना, अब सब कुछ ठीक होगा।
उसके बाद कैलाश मायरा को लेकर अपने कमरे में चला जाता है और ये देखकर कुसुम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, हे भगवान, अब मैं और ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं क्या करूं? और उसके अगले दिन जब कुसुम नाश्ता लेकर कैलाश के कमरे में जाती है तो उन दोनों को एक साथ बेड पर सोता देख कुसुम की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। और जब मायरा अलार्म की आवाज सुनकर उठती है और कुसुम को अपने कमरे में देखती है तो वो कहती है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे आने की? तुम्हें इतना भी नहीं पता? लगता है तुम्हारे चेहरे के साथ साथ तुम्हारी आंखों पर भी कालापन छा गया है। मुझे माफ करना मायरा, मैं भूल गई थी कि अब ये मेरा कमरा नहीं रहा। अच्छा ठीक है, अब ये नाश्ता यहाँ पर रखो और जाओ यहाँ से। उसके बाद कुसुम नाश्ता रखकर वहाँ से चली जाती है और जब सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे होते हैं उसी वक्त मायरा एक फैंसी से कपड़े पहनकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और उसे ऐसे देखकर कौशल्या कहती है, अरे बहू, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुमने? अब तुम इस घर की बहू हो और इस घर की मान मर्यादा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसी समय मायरा थोड़ा अकड़ कर बोलती है, सुनिए सासू माँ, मैं आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपके जमाने की तरह ये 6 मीटर की साड़ी नहीं लपेट सकती, इसलिए मेरा जो मन करेगा मैं वही पहनूंगी। मैं किसी के भी लिए अपने आप को नहीं बदलूंगी, समझिए आप। और मायरा को ऐसा बोलता देख कैलाश भी उसका पक्ष लेने लगता है और कहता है, अरे माँ, मायरा सही तो कह रही है। अब हर कोई आपके इस काली कलूटी बहू की तरह 6 मीटर की साड़ी लटका कर तो नहीं घूम सकता ना। ओके कैलाश, तुम मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे शॉपिंग पर जाना है। उसके बाद ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और जहाँ कौशल्या एक पोते की आस लगाए बैठी थी वही मायरा को अपने दोस्तों के संग पार्टी करने और घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं थी और वो हमेशा कैलाश से पैसे मांगकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में उड़ा दिया करती थी। और ये देखकर कैलाश भी बहुत परेशान था। तभी एक शाम जब मायरा पार्टी करके घर वापस आती है तो कौशल्या उससे कहती है, अरे बहू, अगर तुम इस तरह सारे पैसे पार्टियों में उड़ा दोगी तो तुम अपने बच्चों के लिए आगे क्या रखोगी? सुनिए सासू माँ, ये पैसे मेरे पति के हैं, तो मैं इसे उड़ाऊं या खाऊं, इससे आपको क्या? लेकिन बहू, अगर तुम यही सब करती रहोगी तो मैं दादी कैसे बनूंगी? लगता है तुझ में भी माँ बनने की खूबियाँ नहीं है। सुनिए सासू माँ, मैं कोई बच्चा पैदा करने वाली मशीन नहीं हूँ कि जो आप कहें और मैं आपको बच्चा दे दूं। और वैसे भी मुझे अभी माँ बनने का कोई शौक नहीं है, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है। लेकिन बहू, मेरी उम्र की तो एक सीमा है ना, जो दिन पर दिन गुजरती जा रही है और मैं नहीं चाहती कि मैं बिना अपने पोते का मुंह देखे मरूं। उसी समय मायरा कौशल्या को बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है और ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं कि एक दिन कौशल्या की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और बेचारी कुसुम दिन रात एक करके कौशल्या की सेवा करती है। माँ जी, आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर आपको अपना पोता भी तो खिलाना है। बेचारे मेरी काली सौतन, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा, क्योंकि अब मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अरे मैं थक चुकी हूँ बच्चे बच्चे का नाम सुनकर। नहीं मायरा, तुम ऐसा मत कहो, वरना माँ जी की तबीयत और भी खराब हो जाएगी। कोई बात नहीं बहू, जाने दे उसे, अब मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे बस अपनी कुसुम बहू चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बहू, तुमने हमेशा ही इस घर के लोगों का बहुत ख्याल रखा है, मुझे माफ कर देना बहू। कौशल्या के मुंह से कुसुम की तारीफ सुनकर मायरा वहां से चली जाती है और मायरा के जाने के बाद अचानक कुसुम को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाती है। और जब सब लोग डॉक्टर को घर पर बुलाते हैं, डॉक्टर प्लीज बताइए ना, मेरी पत्नी ठीक तो है ना? आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए, कुसुम बिल्कुल ठीक है और आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है, आपकी बहू माँ बनने वाली है। डॉक्टर की ये बात सुनकर पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है और कौशल्या 6 महीने तक कुसुम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है। और जब कुसुम एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म देती है तो ये देखकर कौशल्या खुशी के मारे फूले नहीं समाती।
और पूरे गांव में घूम घूम कर मिठाइयाँ बांटती है। और उस दिन के बाद से कुसुम की जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होती है और वो अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लग जाती है। बूढ़ी माँ का जादुई सफेद लहंगा। बहुत समय पहले की बात है, राधेपुर के एक छोटे से गांव में ममता अपनी बूढ़ी माँ गोमती के साथ रहती थी। गोमती विधवा होने के साथ साथ बहुत ही गरीब थी और उसी गरीबी में गोमती ने जैसे तैसे ममता का पालन पोषण किया था। वह कभी किसी के घर पर साफ सफाई का काम करती तो कभी किसी के घर पर खाना बनाने का काम करती, लेकिन उसने अपनी ऐसी परिस्थिति में भी ममता को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दी और उसका हमेशा अच्छे से ख्याल रखती थी। गोमती अपने गहने बेचकर ममता को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, लेकिन ममता अपने चंचलपन और गैर जिम्मेदारी की वजह से इस साल भी स्कूल पास नहीं हो पाई। ममता, तुम पिछले 3 सालों से 10वीं की परीक्षा दे रही हो और इस साल भी फेल हो गई। मैंने तो सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओगी और अपने घर के हालात को भी ठीक कर दोगी, लेकिन सब कुछ ठीक करने की बजाय तुम तो घर की स्थिति और भी खराब कर रही हो। अरे माँ, मैंने आपसे एक बार कह दिया ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी, और अगर आप जबरदस्ती करोगी तो यही होगा ना। अच्छा तो ठीक है, अब इसका मेरे पास सिर्फ एक ही उपाय है, तुम्हारी जल्द से जल्द शादी करवा देना, क्योंकि तुम किसी काम की नहीं हो और ना ही जिंदगी में कुछ करना चाहती हो। गोमती अपनी बेटी ममता के लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देती है और कुछ ही दिनों में वह ममता की शादी एक राघव नाम के लड़के से करवा देती है। तभी ममता की विदाई के समय गोमती उससे कहती है, बेटी ममता, मुझे माफ करना, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस सफेद लहंगे की, और इस सफेद लहंगे के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए बेटी। अरे आप क्या कर रही हो? आप यह सफेद लहंगा देकर सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रही हो। क्या आप ममता को भी अपनी तरह विधवा करना चाहती हो? माँ, आपने मेरे लिए अभी तक जितना भी किया मेरे लिए वही बहुत है, और इस सफेद लहंगे को मैं आपका आशीर्वाद समझकर अपने पास संभाल कर रखूंगी, ठीक है। गोमती वह सफेद लहंगा ममता को देकर उसकी विदाई कर देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। राघव अपनी नाकामयाबी के पीछे ममता को ही दहेज के लिए ताने मारा करता था। अरे ये तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दिया है, इससे मेरा घर नहीं चलने वाला। जाओ, जो आ गई हो खाली हाथ मुँह उठाकर। अरे आप खुद ही अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं और इसके लिए आप मुझे ताने मार रहे हो, ये भला कैसी बात हुई? अरे तुमसे बहस करना ही बेकार है, अनपढ़ औरत कहीं की। चल हट यहाँ से। राघव की बात सुनकर ममता जोर जोर से रोने लगती है। तभी वह गुस्सा होकर अपनी माँ के घर चली जाती है और वह वहाँ जाकर अपनी माँ को सारी बात बताना चाहती थी, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि गोमती की तबीयत कई दिनों से बहुत ही खराब चल रही है। अरे माँ, आपकी तबीयत इतने दिनों से खराब है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी नहीं बताया। अरे बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा चुकी हो और अपनी गृहस्थी में खुश हो, तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। माँ, आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, वहाँ मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। अरे बेटी, मेरा तुम्हारे संगियों तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता और शायद राघव को भी यह पसंद नहीं आएगा। माँ, मैं कुछ नहीं जानती, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। ममता अपनी माँ को जबरदस्ती अपने ससुराल ले आती है, लेकिन राघव यह सब देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कहता है, अरे मैंने तो सोचा था तुम कभी नहीं आओगी, लेकिन अब आई भी हो तो अपनी माँ को भी अपने साथ ले आई। अरे आप हम लोगों से इतनी नफरत क्यों करने लगे हैं, और यह सब करने से क्या आपका काम अच्छे से चलने लगेगा? अच्छा, तो क्या तुम्हारी माँ ने जो सफेद लहंगा दहेज में दिया था उससे मेरा काम चलने लगेगा? इसी बात पर राघव और ममता की लड़ाई हो जाती है।
जिसे देखकर गोमती बहुत परेशान हो जाती है। तभी रात में वो बिना कुछ खाए पिए उसके दरवाजे के पास चटाई बिछाकर सोने चली जाती है, लेकिन वह सो नहीं पाती। हे भगवान, मुझसे अपनी बेटी की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी अपनी बेटी के घर की परेशानी देखकर गोमती वहाँ पर बैठे बैठे एक चिट्ठी लिखती है और उसे उस सफेद लहंगे के ऊपर रखकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। तभी गोमती के जाने के बाद उस लहंगे में से एक तेज रोशनी निकलती है और वह रोशनी इतनी तेज होती है कि उससे उसका पूरा घर चमक उठता है और उस रोशनी को देखकर ममता और उसका पति चौंक जाता है। अरे, ये रोशनी उस लहंगे से आ रही है। तुमने ऐसा उसमें क्या रखा है? क्या? पर मैंने तो उस लहंगे को हाथ भी नहीं लगाया। रुको, मैं जाकर देखती हूँ। नहीं नहीं, रुको, मैं देखता हूँ। तभी राघव जैसे ही उस लहंगे के पास जाता है तो उसकी नजर उसके ऊपर रखी चिट्ठी पर जाती है। अरे, ये तो माँ की चिट्ठी है, क्योंकि ऐसी राइटिंग माँ की ही है। लाइए, दीजिए, देखो जरा इसमें क्या लिखा है। उसके बाद ममता उस चिट्ठी को पढ़ने लगती है, जिसमें लिखा होता है, बेटी, मैंने अपनी जिंदगी में इस सफेद रंग की वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन यह सफेद लहंगा तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर देगा। अगर तुम इस सफेद लहंगे पर लाल सिंदूर रखकर जो कुछ भी बोलोगी वह सब तुम्हें मिल जाएगा और तुम मेरी चिंता मत करना। मैं कुछ समय बाद वापस आ जाऊंगी, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस लहंगे पर रखा हुआ सिंदूर हटेगा नहीं और यह ऐसे ही पूरा लाल होता जाएगा और धीरे धीरे इस लहंगे की शक्तियाँ भी कम होती जाएगी। देख लिया ना, आज आपकी वजह से मेरी माँ मुझसे दूर चली गई है। मुझे माफ कर दो ममता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों को एक बार यह जादुई लहंगा इस्तेमाल करके देखना चाहिए। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। तभी सुबह होते ही राघव ने वह सफेद लहंगा अलमारी से निकाला और उस पर लाल सिंदूर रखकर अपने काम के बारे में सोचा और फिर अपने काम पर चला गया। उस दिन से राघव का काम बहुत अच्छे से चलने लगा। यह सब देखकर राघव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अरे वाह, आज तो मेरा काम इतने अच्छे से चल रहा है। जब राघव शाम को घर जाता है तो वह सारी बात अपनी पत्नी ममता को बताता है। देख लिया ना तुमने, यह सब मेरी माँ के दिए हुए उस सफेद लहंगे की वजह से ही हो रहा है, जिस पर तुम हमेशा मुझे और मेरी माँ को ताने मारा करते थे। और जब मेरी माँ घर वापस आएगी तो वह हमें इतना खुश देखकर बहुत खुश हो जाएगी। सही कहा तुमने, और अब हम इस लहंगे की मदद से एक अच्छा और खुशहाल जीवन जिएंगे। उस दिन के बाद से अब ममता और राघव को जब भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ती तो वो माँ के दिए हुए जादुई लहंगे पर सिंदूर रखकर उस चीज को पा लेते थे। और अब राघव एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका एक बड़ा सा घर था और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ उसके घर के सामने खड़ी रहती थी। तभी ऐसे ही एक दिन राघव कहता है, अरे, अब तो इस जादुई लहंगे पर सिंदूर रखने के लिए कोई जगह नहीं बची है, वरना इस पर और सिंदूर रखकर मैं और अमीर हो जाता। अरे, अब तो हम जिंदगी भर आराम से बैठकर खा सकते हैं। तुमने इतना पैसा जमा तो कर लिया है। ममता और राघव यह बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गोमती वापस आ जाती है और अपनी बेटी को सारी सुख सुविधाओं के साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होती है। और तभी ममता अपनी माँ को देखकर उनके पास जाती है और कहती है, अरे माँ, आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपका कितना इंतजार किया और हम लोगों को आप वो जादुई लहंगा देकर कहाँ चली गई थी? अरे माँ जी, मैं आपका किन शब्दों में धन्यवाद करूँ, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और तुम दोनों को इतना खुश देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है। लेकिन तभी राघव के मन के लालच ने गोमती से एक बात पूछ ही ली। अरे माँ जी, क्या आप मुझे एक और सफेद लहंगा नहीं दे सकती? क्योंकि मेरी कुछ और मांगे हैं जो अभी अधूरी रह गई।
मुझे पता था बेटा कि तुम यह बात जरूर कहोगे और वह सफेद लहंगा पूरा लाल हो चुका होगा। यह बात भी मुझे पता है। जैसे ही राघव और ममता ने यह बात सुनी, वे लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, अरे माँ, आपको यह बात कैसे पता कि वो लहंगा पूरा लाल हो चुका है? बेटी, क्योंकि जितनी बार तुम लोगों ने उस लहंगे पर सिंदूर रखा, उतनी बार मुझे दर्द का एहसास हुआ। आपको दर्द हुआ? मैं कुछ समझा नहीं। क्योंकि तुम जितनी बार उस लहंगे पर सिंदूर रखते थे, उतनी बार ही मुझे चोट लगती थी। उस वजह से मेरे पाँव में छाले भी पड़ गए थे और ऐसे ही मैंने बहुत कुछ सहा है। और मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई, जिससे कि मैं समझ गई थी कि वह लहंगा अब पूरी तरह से लाल हो चुका है और अब तुम मुझसे कुछ भी नहीं मांग सकते हो। तभी गोमती की बातें सुनकर ममता और राघव की आंखों से आंसू झलकने लगते हैं और उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हम लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। और माँ, अब से हम आपको कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे और आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर उस दिन के बाद से राघव और ममता गोमती की खूब सेवा करने लगे और उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। अब गोमती भी उन लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लग जाती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।